महाराष्ट्र में लोकसभा में बीजेपी की करारी हार के बाद महाराष्ट्र बीजेपी पदाधिकारियों की एक मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें 400 पार का नारा बीजेपी के लिए कैसे जीत में रोड़ा साबित हुआ, इस बात को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ बीजेपी ने मंथन किया कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र के भीतर जो नैरेटिव सेट किया गया बीजेपी के खिलाफ, उसमें जनता अटक गई और इसके कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, आगे इस पूरे मंथन में एक प्रमुख तौर पर कहा गया कि 48 अलग अलग लोकसभा सीटों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे और वो सभी ऑब्जर्वर वहां पर लोकल नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी पदाधिकारी को सौंपेंगे। मराठाओं को मनाने के लिए एक अलग से मीटिंग लेने का भी प्रस्ताव हुआ और सभी मराठा एमएलएज एमपीज को इस पूरी मीटिंग में रहने के लिए कहा गया, ताकि वो लोगों के बीच में जाकर के बीजेपी के द्वारा किए गए कामों को बताएं। साथ ही मातृ संस्था आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ स्थानीय स्तर पर बीजेपी के कोऑर्डिनेशन की कमी भी प्रमुख तौर पर रही और इसको आगे संवाद साधने की भी कोशिश की गई। यानी बीजेपी को लगता है कि अभी अपने पाले में गेंद है। यही वजह है कि पार्टी के पदाधिकारियों को बड़े नेताओं ने मार्गदर्शन में कहा कि बीजेपी ना तो हारी है, क्योंकि उसका वोट परसेंट भी कम नहीं हुआ है और उसको परसेप्शन में भी कहीं कमी नहीं हुई है। सिर्फ हारे हैं तो कहीं न कहीं विपक्ष द्वारा बनाए गए नैरेटिव से, और उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए बीजेपी को तुरंत काम करने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट बालकृष्ण के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। नीट के एग्ज़ाम की धुंधाली और नीट के एग्ज़ाम को दोबारा कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने राजस्थान के कोटा सहित कई जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए। आज कलेक्ट्री पर एनएसयूआई संगठन द्वारा सभी छात्रों के साथ में अपनी मांग रखते हुए राष्ट्रपति महोदय के नाम पर कलेक्टर के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा था, जिसमें सभी छात्र अपनी मांग रखना चाहते थे कि जो नीट में धांधली हुई है उसमें प्रशासन और सरकार कार्रवाई करे, सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और जवाब दे। पर जिस तरीके से सरकार के दबाव में आज प्रशासन ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, सरकार की मंशा को साफ दिखाता है कि वो छात्र हितों में निर्णय नहीं लेना चाहती। कांग्रेस भी इस पूरे प्रदर्शन में कहीं ना कहीं उनके समर्थन में खड़ी हुई नजर आई। अब ये देखना होगा कि इन मांगों की सुनवाई कब तक होती है। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। नीट 2024 पेपर धांधली मामले में एनटीए की ओर से दायर ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनटीए ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट में नीट 2024 परीक्षा को लेकर याचिका दायर की गई है, लिहाजा उन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर करे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे। जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। वहीं बाकी याचिकाकर्ताओं के तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोबारा परीक्षा कराया जाना चाहिए और इसके अलावा भी एसआईटी से भी जांच की मांग की गई है। इसी तरीके से अन्य याचिकाएं भी दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एनटीए ने जिस तरीके से परीक्षा को कंडक्ट किया है और दोबारा जिस तरीके से कहा है कि वो 1563 बच्चों को जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनका दोबारा एग्जाम कराएगा, इससे वो संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि परीक्षा पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए और दोबारा परीक्षा होना चाहिए। अब देखना होगा याचिकाकर्ता और साथ ही एनटीए सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का क्या जवाब देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।
छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर जारी विधानसभा उपचुनाव में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 10 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 13 जुलाई को मतगणना होनी है। दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस इस उपचुनाव में जीत को लेकर अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर पहले अपना उम्मीदवार घोषित करते हुए मानसिक बढ़त बनाने की कोशिश की है। बीजेपी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए कमलेश शाह पर एक बार फिर दांव लगाया है। बीजेपी ने कमलेश शाह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं कांग्रेस अपनी इस सीट को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस द्वारा बनाए गए चुनाव प्रभारी ने कल अमरवाड़ा पहुंचकर उम्मीदवारी टटोलने की कोशिश की। साथ ही संगठन को एक बार फिर खड़ा करने को लेकर चर्चा की। उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस अपना जल्द ही उम्मीदवार घोषित कर देगी। अब दोनों ही दल इस सीट को जीतना चाहते हैं और उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी इस सीट पर कब्जा करना चाहती है, वहीं कांग्रेस इस सीट को बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरेगी। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। बिहार के रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम दलों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। जेडीयू ने इस बात की घोषणा करते हुए साफ तौर पे कहा है कि कलाधर प्रसाद मंडल हमारे उम्मीदवार होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाबत निर्णय लिया और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला और साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश की जोड़ी बिहार के जनता की पहली पसंद है। नतीजतन इस उपचुनाव में जेडीयू ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। कुल मिला के उमेश कुशवाहा ने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथे लेते हुए साफ तौर पे कहा कि जिस अंदाज में हम 30 लोकसभा क्षेत्र को जीते हैं, उसी अंदाज में हम उपचुनाव भी जीतेंगे। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का हवाला देते हुए उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा कि आगामी 29 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें कई अहम बिंदुओं पे चर्चा होगी। गौरतलब है कि बीमा भारती ने त्याग पत्र दे दिया था, उसके बाद रुपौली विधानसभा खाली हो गया था। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और बिहार में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। बिहार में पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है और ये चुनाव काफ़ी रोचक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है जदयू की विधायक थी बीमा भारती, उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे करके आरजेडी से लोकसभा की उम्मीदवार बनी थी पूर्णिया से, और पूर्णिया में पप्पू यादव और जदयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के खिलाफ वहाँ पे चुनाव लड़ी थी। तो चुनाव हार भी गई और वहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने जीत हासिल की है। तो अब देखने वाली बात है, हालांकि जदयू के तरफ से अपना उम्मीदवार उतार दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ पे रुपौली जो है वहाँ पे इंडिया गठबंधन के तरफ से सीपीआई को सीट मिलने वाला है। तो अब देखने वाली बात यह है कि बीमा भारती ने चुनाव लड़ने से वहाँ से इनकार कर दिया है, उनके पति वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब रोचक मुकाबला इस मामले है कि क्या पप्पू यादव जो निर्दलीय उम्मीदवार बने थे और जीते भी वहाँ से पूर्णिया से, वहाँ पे क्या इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करेंगे। हालांकि पप्पू यादव के कांग्रेस से अच्छे रिश्ते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से भी मिले, उनसे बातचीत की, मुलाकात की, राहुल गांधी से भी मुलाकात की। लेकिन क्या जिस प्रकार से आरजेडी के खिलाफ उन्होंने अपना मोर्चा खोला था, उम्मीदवार अपने उतर गए थे मैदान में, तो क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से फिर से अगर सीपीआई को वहाँ पे उम्मीदवार उतारा जाता है तो पप्पू यादव क्या साथ देंगे रुपौली में। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। मोदी सरकार की तीसरी पारी में भले ही पूरे देश के साथ साथ झारखंड से भी बीजेपी के लिहाज से परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे हों, लेकिन फिर भी यहां से 2 सांसदों को केंद्र में मंत्रालय में जगह दी गई। रांची के सांसद संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया,
जबकि पूर्व की शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा से सांसद हैं, उन्हें प्रमोशन देकर कैबिनेट में महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया। आज मंत्री शपथ लेने के बाद पहली बार दोनों रांची पधारे हैं और 2 बजे से ही लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ हवाई अड्डे पर जिस तरह से स्वागत के लिए खड़े हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। आप बताइए, 2 बजे से आप लोग खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, इंतजार कर रहे हैं हम लोग। लंबा इंतजार हो गया? हाँ, बहुत लंबा इंतजार हो गया। तो देखा जा सकता है कि अब ये लोग दोनों मंत्री जो हैं, एक राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, दोनों अब रांची पहुंच चुके हैं, हवाई अड्डे से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद लगातार 4 दिनों तक इन लोगों का रांची और अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में रहने का इन लोगों का कार्यक्रम है। ये उत्साह, ये उमंग ये बता रहा है कि बीजेपी के जोशो जुनून में किसी तरह की कमी नहीं आई है। हाँ, परिणाम भले ही अपेक्षित ना आया हो। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय काशी दौरे पर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए तैयारियों का जायजा लिया। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेहंदीगंज स्थित सभा स्थल पर पहुंचे, जहां 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी के किसानों से संवाद करेंगे। 18 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी काशी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहंदीगंज में किसान संवाद सम्मेलन करेंगे, जिसमें वाराणसी के लगभग 50,000 किसानों से पीएम मोदी अपने मन की बात करेंगे और किसानों को सम्मान निधि की सौगात देंगे। तो ऐसे में आज सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और उन्होंने पीएम के कार्यक्रम के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने मेहंदीगंज में सभा स्थल पर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की धार की भोजशाला में एएसआई के देखरेख में खुदाई का काम चल रहा है। दरअसल भोजशाला का विवाद कई सालों से कोर्ट में चल रहा है, जिसके बाद हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एएसआई को आदेश दिए थे कि वह खुदाई करके पता करें कि ये ज़मीन आखिर है किसकी। इसी के चलते पिछले 86 दिनों से खुदाई का काम लगातार जारी है, जिसमें एक भी दिन की छुट्टी नहीं की गई। खुदाई के दौरान कई सारे हिंदू देवी देवताओं के अवशेष वहां से मिले हैं, जिन्हें एएसआई ने सुरक्षित करके रख लिया है। बता दें कि धार की भोजशाला में मंगलवार को हिंदू समाज देवी की पूजा करता है और हनुमान चालीसा करता है। वहीं मुस्लिम पक्ष शुक्रवार को वहां नमाज अदा करता है। एक ही परिसर में पूजा और नमाज दोनों अदा की जाती है और दोनों पक्षों का कहना है कि अदालत यह फैसला करे कि आखिर ये परिसर है किसका। इसी को लेकर के एएसआई सर्वे कर रहा है और आने वाली 3 जुलाई तक सर्वे की रिपोर्ट बनाकर हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। 4 जुलाई को अगली सुनवाई में हाई कोर्ट यह तय करेगा कि आखिर ज़मीन किसकी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि उसके बाद यह ज़मीन विवाद खत्म हो जाएगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, धार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच तल्खी लगातार बढ़ती ही जा रही है। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संघ को लेकर तल्ख टिप्पणी की। जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है, लेकिन संघ इस जेपी नड्डा के इस बयान पर चुप रही। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव परिणाम संघ और भाजपा के पक्ष में नहीं आए, संघ ने अपनी चुप्पी तोड़ी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अहंकार एक स्वयंसेवक के लिए ठीक नहीं होता। उसके बाद ऑर्गेनाइजर में बातें लिखी गई, लेकिन अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारी सदस्य इंद्रेश कुमार ने साफ साफ कहा कि भगवान राम ने जिनको अहंकार था 241 पर रोक दिया है। जाहिर सी बात है, संघ और बीजेपी के बीच ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पहल अब बीजेपी को करनी होगी कि अपने मातृ संगठन को कैसे समझा पाती है या फिर मातृ संगठन के हिसाब से कैसे चल पाती है। मन्नू के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। ग्वालियर जिले में पानी की हो रही किल्लत को लेकर नगर निगम कमिश्नर के द्वारा प्लान बना लिया गया है। उनका कहना है 45 दिनों के लिए पानी है, जैसे ही बारिश होती है तो पानी संरक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। ऐसे में कुएं, बावड़ी सहित कई जल संरक्षण के जो तालाब हैं, डैम हैं, उनको संरक्षण करने का कार्य किया जा रहा है और जो प्रोजेक्ट है चंबल पानी लाए जाने का, वह भी धरातल पर लागू हो चुका है। ऐसे में
ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह का कहना है कि जिले वासियों को किसी भी तरह से पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय रहते पानी उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल प्रोजेक्ट चालू कर दिए गए हैं और जिस तरह से सरकार नए प्रोजेक्ट को लेकर आई है, जल संवर्धन के तहत भी कार्य किए जा रहे हैं, यानी कि लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में प्रशासन जो बात कह रहा है वो कितना सार्थक होती है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। लोकसभा चुनाव समाप्ति के बाद अब राज्यसभा की सीटें रिक्त हो गई हैं। ऐसे में गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। वहीं राज्यसभा जाने वाले दावेदार नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। ऐसे में पूर्व गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा सहित कई दावेदार नजर आ रहे हैं, जिसमें पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया से लेकर एक बड़ी फहरिस्ती है जो कि अपने लिए राज्यसभा जाने का रास्ता खोज रहे हैं। फिलहाल संगठन के दरवाजे खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा आने वाले समय में राज्यसभा से कौन होगा जो वह ताज पहनेगा। फिलहाल तो अपनी अपनी दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखना होगा मध्य प्रदेश की इस राज्यसभा सीट से कौन राज्यसभा सदस्य बनेगा। भारतीय जनता पार्टी से कई दावेदार दावेदारी कर रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। इस समय हम दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर हैं। ये यमुना का वो नहर है जिससे दिल्ली वासियों की प्यास बुझती है। इसी नहर का पानी जब दिल्ली पहुंचता है तो इसे फिल्टर कर कर दिल्ली के जन जन तक पहुंचाया जाता है। आप देखिए कि गर्मी की वजह से इसका जो धरातल है, इसका पानी का जो जल स्तर है वो लगातार कम होता जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली वासियों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली सरकार लगातार ये मांग कर रही है कि हरियाणा से, हिमाचल से और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से कि उसको ज़्यादा पानी दिया जाए। ये यमुना का पानी है और उत्तर प्रदेश से जो पानी आता है वो गंगा का पानी आता है और जो पंजाब से पानी आता है वो व्यास नदी का पानी आता है। तो कहीं ना कहीं जो निर्भरता है दिल्ली की वो अगल बगल के पड़ोसी राज्यों से निर्भर है कि पड़ोसी राज्यों का जो जल है जो वहाँ नदियों में बहता है उसी जल से दिल्ली वासियों की प्यास बुझती है। पर देखना होगा कि दिल्ली में जो पानी के लिए त्राहिमाम मचा है, जो बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, वो उनकी प्यास कब तक बुझती है। लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से एक आदेश पारित कराकर दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी दिलवाया जाए जिससे कि दिल्ली की लोगों की प्यास बुझ सके। पर देखना होगा कि दिल्ली वासियों का इंतजार कब तक चलता है। कैमरामैन रमेश के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। मॉनसून के आगमन के साथ ही महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी खासी बारिश हुई है। ऐसे में विदर्भ और मराठावाड़ा में भी अच्छी खासी बारिश देखी गई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। यवतमाल, विदर्भ, पुणे, रायगढ़, बुल्ढाना, अकोला, वाशिम, यवतमाल जैसे पुणे सहित राज्य के 16 जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस बीच पूरे विदर्भ में बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक विदर्भ में बारिश जारी रहेगी, जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठावाड़ा के साथ कोकण, गोवा में तूफानी हवाएं, बिजली गिरने और बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में जो बारिश होगी उससे फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इससे लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिलेगी। वहीं अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के बाकी हिस्सों में ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। ऐसे में तापमान में जो उतार चढ़ाव है वो दिखाई दे रहा है। कभी मुंबई में गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, कभी उमस। ऐसे में मुंबई करों को कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन देखना होगा कि मुंबई में जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है, ऐसे में मुंबई करों को कब राहत मिलेगी। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के बाद गुजरात की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष CR पाटिल को केंद्र में अब मंत्री बना दिया गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि गुजरात की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के
कमान अब कौन संभालेगा? दरअसल 2009 से लगातार चौथी बार नवसारी सीट से सीट जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद CR पाटिल अब केंद्र में मंत्री बन गए हैं और इसके साथ ही गुजरात बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष की सीट है वह खाली होने वाली है और अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि गुजरात बीजेपी का नेतृत्व कौन करेगा। गुजरात बीजेपी ने स्थानीय निकायों से लेकर विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ कई रिकॉर्ड CR पाटिल के कार्यकाल में बनाए। CR पाटिल के कार्यकाल में ही भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 156 सीटें हासिल कर पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बहरहाल अब बीजेपी किसे गुजरात की बागडोर सौंपेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कमान किसको सौंपती है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई स्मार्ट सिटी की सूची में प्रयागराज को 33वां स्थान मिला है और 500 में से 400 नंबर मिले हैं। आखिर क्यों इतनी अच्छी रैंक प्रयागराज को दी गई है, हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि नगर निगम की न्यू बिल्डिंग है, बाकायदा डेडिकेटेड है प्रयागराज को स्मार्ट शहर बनाने के लिए। कोई भी शहर स्मार्ट कैसे बनता है, जहां पर पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, ओपन पार्क, ऐसी तमाम सुविधाएं हों जिससे नागरिकों को कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और ये पूरी जो बिल्डिंग है इसीलिए डेडिकेटेड है। ख़ास तौर पर स्वच्छता अभियान के तहत भी प्रयागराज लगातार मिशन में लगा हुआ है। जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको लगातार हम कहेंगे कि साफ़ सफाई के ज़रिए, और यहाँ से बाकायदा ट्रैक भी कर सकते हैं कि जितनी गाड़ियाँ शहर में साफ़ सफाई के लिए निकली हैं उनको इस बाकायदा यहाँ पर जो हम कहेंगे टेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्रैक किया जा सकता है। खास तौर पर अब कोई बच नहीं सकता, गाड़ियाँ कहाँ मूवमेंट कर रही हैं उसकी निगरानी यहाँ से की जा सकेगी। इतना ही नहीं, अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर डेथ सर्टिफिकेट जो जारी होता है वो भी बस अब महज एक क्लिक से यहाँ पर उनकी समस्याओं का निवारण हो सकता है। हम आपको अंदर ले चलते हैं जहाँ पर जो महापौर जी हैं वो जन सुनवाई करेंगे। बाकायदा वीडियो वॉल बनाई गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और तमाम अधिकारियों से एक साथ जुड़ सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी बनाने की पहल में हम कहेंगे कि एक अच्छी खासी यहाँ पर कोशिशें की जा रही है। देखिए पूरा आप देखिए कि मीटिंग हॉल है और यहाँ पर जो महापौर जी हैं गणेश केसरवानी वो लोगों से के साथ मीटिंग कर सकते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं और जो भी जन समस्याएं हैं, जन सुनवाई है वहाँ यहाँ से पूरी तरह से देखा जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। अभी देखिए ये पूरा सेटअप बन रहा है। प्रयागराज स्मार्ट शहर रातों रात नहीं बनेगा, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।